तो आज का हमारा टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। आज हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है। जरा देखते हैं डाइपोल के बारे में। तो डाइपोल क्या होता है, आपने देखा था पहले भी कि डाइपोल दो चार्ज से मिलकर बना होता है। एक होता है माइनस क्यू का चार्ज और एक होता है आपके पास प्लस क्यू का चार्ज, है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनकी वैल्यू सेम होती है पर साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, माइनस का होता है प्लस का होता है। अच्छा, इनके बीच की दूरी आपको कितनी लेनी है हमेशा डाइपोल के केस में, हमेशा किस में लेनी है, 2L में लेनी है। तो टोटल दूरी कितनी इनकी, 2L। इसके बीच के पॉइंट को हम O से दिखाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक L हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया आपका, अगेन L हो गया। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पिछली बार हमने एक्सियल पॉइंट में निकाला था, मतलब यहाँ पर रखा था P पॉइंट को। इस बार हम यहाँ नहीं रखेंगे, इस बार हम रखेंगे परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि जहाँ से ये O है उसके परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे। तो परपेंडिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट से लेकर O तक की दूरी हम मान लेते हैं इस पॉइंट से लेकर जो O तक की दूरी है, इस O तक की दूरी, इस पॉइंट, ये O पॉइंट है आपका। तो इस P से लेकर O तक की जो दूरी ली है मैंने वो R मानी है। क्या मानी है, R मान ली है, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, L। तो अब हमें पता है कि जो P पॉइंट है इस पे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, माइनस क्यू का भी लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्यू का भी लगेगा। माइनस क्यू के पॉइंट को हम B पॉइंट लेते हैं और इस प्लस क्यू चार्ज को हम A पॉइंट ले लेते हैं। तो प्लस क्यू का चार्ज जो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा वो कुछ ऐसे लगा रहा होगा, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। प्लस क्यू का चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है P पॉइंट पर, वो उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन। ये मान लेता हूँ मैं E1 वेक्टर कौन सा वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, प्लस क्यू चार्ज का, ठीक है। अब माइनस क्यू चार्ज भी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, पर वो धक्का नहीं देगा, उसे खींचेगा, तो ये अंदर की तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा E2 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो माइनस क्यू लगा रहा है P पॉइंट पे अंदर की तरफ, और प्लस क्यू ने लगाया E1 बाहर की तरफ, ठीक है। मान लेता हूँ ये जो L है, याला जो ये है यानी बेस है, और ये हाइपोटेनस है, इसके बीच का एंगल मान लेता हूँ मैं थीटा। तो अगर ये थीटा मैंने माना है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा ही हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। फिर हर वैसे में अगर ये थीटा होगा एंगल, तो ये भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो उस हिसाब से अब हमें बताइए ये वेक्टर है E1 वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लूँ ऐसे, ठीक है, तो ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हो आप इसे। अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये थीटा है और ये E1 है। अगर E1 इधर जा रहा है और थीटा इधर है तो ये वाला कौन सा होगा फिर आपका, ये होगा E1 कॉस थीटा हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर वाला जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका E1 साइन थीटा। E1 इधर है तो थीटा इधर है, तो E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। ये कैसे आए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसे बोलते हैं रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर के दो हिस्से कर देना, जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है, और जो परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, साइन होता है। उस तरीके से E2 इधर आ रहा है तो ये थीटा इधर है तो ये भी एंगल फिर थीटा ही होगा, क्योंकि Z बन रहा है यहाँ पे। Z में या एंगल क्या होता है, बराबर होता है। मैथ्स में आपको पता होना चाहिए कि जब Z बनता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब E2 इधर आ रहा है, E2 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो फिर ये वाला एंगल कौन सा होगा, फिर ये वाला जो होगा आपका वो आएगा E2 कॉस थीटा। जैसे E2 ये है तो E2 कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला फिर क्या होगा, ये वाला नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो पूरा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था, माइनस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था। इनके बीच की टोटल दूरी कितनी थी, 2L थी। आधी L है, आधी L है। प्लस क्यू चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो लगाया E1 इधर की तरफ, और माइनस क्यू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो नीचे की तरफ लगाया इधर की तरफ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया E1 उधर की तरफ, और माइनस क्यू चार्ज ने लगाया नीचे की तरफ। दो कंपोनेंट बनेंगे आपके। E1 का जो कंपोनेंट होगा जिधर एंगल होगा तो E1 कॉस थीटा और E1 साइन थीटा। E2 के दो कंपोनेंट बनेंगे, E2 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा। अब आपको क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको निकालने से पहले हम E1 और E2 निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं ज़रा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो हम क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे, क्योंकि हम प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हम E1 से दिखा रहे हैं। तो E1 फॉर्मूला क्या होता है, KQ, और नीचे होता है R²। R मतलब वो डिस्टेंस, प्लस क्यू चार्ज से लेकर P तक की डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी।
अब ये डिस्टेंस ए से लेकर पी तक हम कैसे निकालते हैं, जरा ट्रायंगल लगाते हैं यहाँ पे। देखिए अगर मान लो एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है आपका ए वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है आपका ओ वाला पॉइंट, और ये वाला आपका पॉइंट का है पी वाला पॉइंट। हमें पता है ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, आर है, और ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है, एल है। तो फिर ये कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें पाइथागोरस स्वयं लग सकती है। तो पाइथागोरस स्वयं अगर हम लगाते हो तो अगर हमें ए पी निकालना है तो क्या होगा, ए पी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से अगर मैं ए पी निकाल लूँगा तो स्क्वायर हो जाके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ए पी की वैल्यू आएगी। इस ए पी की वैल्यू कितना आ गई आपकी, ये ए पी की वैल्यू कितना आ गई, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी आ गई। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ढंग से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी वैल्यू आपकी आ गई है। अब हमें पता लग गया ए से के पी तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस का पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा आपका, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। खाली ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, E1 की वैल्यू आ गई है। अब इसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकालेंगे, वो भी इस तरीके से निकालना पड़ेगा मैं, जैसे हमने ये निकाला है। ठीक है, वो भी हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा जैसे हमने ये निकाला है। तो माइनस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम ऐसे निकालते हैं, E2 हम लेके चलेंगे, E2। अब E2 कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं जरा पे। E2 माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो माइनस क्यू चार्ज से लेकर पी तक की दूरी कितनी होगी आपकी, आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब ये भी एक ट्रायंगल ही बन रहा है, ये भी एल है, ये भी आर है, तो ये भी कितना ही होगा जितना ये था। ये कितना था आपका पास, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी कितना होगा, वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, के क्यू अपॉन में अंडर रूट में वही आएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड होगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या पता लग रहा है, E1 और E2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, E1 बराबर है किसके, E2 के। ये हमें क्लियर हो गया। लेकिन अब तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा, तो टोटल निकालने के लिए हमें नेट निकालते हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं जरा ई नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपके पास, आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि E1 और E2 का करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें दिक्कत ये है कि इस बार E1 और E2 के कंपोनेंट्स बने हुए हैं, मतलब E1 के तो दो हिस्से हैं, E1 के एक E1 साइन थीटा भी है और E1 कॉस थीटा भी है। उसी तरीके से E2 के भी दो कंपोनेंट हैं आपके, E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सबको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे E1 कॉस थीटा प्लस E1 साइन थीटा। E1 के दो कंपोनेंट हो गए आपके पास। उस तरीके से E2 के दो कंपोनेंट होंगे, E2 कॉस थीटा प्लस E2 साइन थीटा। तो सबके कंपोनेंट लिख दिए, E1 के दो हिस्से करे और E2 के भी आपने दो हिस्से कर दिए। अब दिक्कत ये है, दिक्कत देखते हैं ज़रा क्या है। जो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, उन दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है। इधर ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम है डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन सेम है तो दोनों प्लस के रहेंगे। E1 कॉस थीटा भी वैसे ही रहेगा और E2 कॉस थीटा भी वैसे का वैसे ही रहेगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है, जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, यहाँ दिक्कत आ रही है। E1 साइन थीटा ऊपर है, E2 साइन थीटा नीचे है, तो यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट वेक्टर क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हम इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, E1 साइन थीटा, E2 अपोजिट है इसके, तो माइनस का E2 साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये हट जाएंगे आपस में। खाली क्या बचेगा आपके पास, दो E1 कॉस थीटा वाले बचेंगे, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, इस तरीके से बच जाएगा। अब है क्या यहाँ पे, E1 और E2 सेम है, हमने पढ़ा था E1 E2 क्या है, सेम है। तो इस E2 की जगह मैं E1 लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा। मैं E2 जगह E1 लिख सकता हूँ क्योंकि E1 और E2 क्या आपके सेम है। तो अब E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा कितना हो गया, 2 E1 कॉस थीटा हो गया। तो नेट फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास, ई नेट का फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास, 2 E1 कॉस थीटा। अब इसको और सॉल्व करते हैं ज़रा। तो ई नेट कितना हो जाएगा आपके पास, ई नेट इक्वल्स हो जाएगा 2। E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू वही होगी जो E2 की वैल्यू होगी, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E1 की वैल्यू लिख देते हैं आप, E1 की वैल्यू लिख रहे हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा कैसे निकालें, कॉस थीटा निकालते हैं इस ट्रायंगल की मदद से। देखिए ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है और यह एंगल आपका थीटा है।
तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। हमें क्या निकालना है, कॉस। तो अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला कहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है आपके पास, एल, और हाइपोटेन्यूज कौन है आपके पास, ये। तो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे तो कितना बनेगा आपके पास, एल आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, यानी कि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आगे कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख देंगे कॉस थीटा की वैल्यू ट्रायंगल के लिए। अब 2 ऐसे लिखेंगे, के क्यू ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, रूट को हम हाफ लिख सकते हैं, तो एल यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर क्या लिखेंगे, हम हाफ लिखेंगे। रूट को हम हाफ के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे पावर कुछ नहीं था, पावर 1 मान लेंगे। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हाफ में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो क्या लिखेंगे, 2KQL अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 कि 3/2 कहाँ से आया, 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2 होता है। बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ई नेट कितना आ रहा है अभी तक आपका, यहाँ तक आया हमारा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा ई नेट कितना है हमारे पास, ई नेट कितना है हमारे पास, 2 आया। KQL, ठीक है, KQL आया। तो एक काम करते हैं, हम पहले के को लिख देते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं KQ2L, आगे पीछे लिख सकते हैं। और क्या था हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए Q इंटू 2L जो होता है वो P का फॉर्मूला होता है, यानी डायपोल मोमेंट होता है। तो KP बन गया, ये Q इंटू 2L P बन गया आपके पास। और क्या नीचे बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगेन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले बार करा था। हम क्या मानेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी है अगर किससे, एल स्क्वायर से। अगर आर स्क्वायर की बहुत वैल्यू बड़ी है एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। तो ई नेट कितना बचेगा आपके पास, KP अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, एल स्क्वायर तो हट गया। तो आर स्क्वायर की पावर खाली कितनी होगी आपकी, 3/2 हो जाएगी। अब 3/2 2 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो KP आर स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 से हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, आर की पावर 3 आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, KP अपॉन आर का क्यूब। तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, KP अपॉन आर का क्यूब। तो ये आया किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, यानी कि परपेंडिकुलर वाले पॉइंट के लिए आ गया आपका, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आ गया। सबको डेरिवेशन समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। इस तरीके से था हमारा, एक बार देख लीजिए लास्ट बार। हमने क्या करा, हमने यहाँ से शुरू करा, फिर हमने E1 निकाला, E2 निकाला, यहाँ मैंने बताया कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। और फिर इस तरीके से हमने ई नेट निकाला। ई नेट को फर्दर सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे और हमने आखिरी में फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ड्यू टू डाइपोल।